हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल कुमार सिंह, लेक्चरर मैकेनिकल MMIT शामली से। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की लेक्चर सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेफ्रिजरेंट। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत से लेक्चर लिए हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन पर, रिवर्स कार्नोट साइकिल पर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़रूर देखिए आप दोबारा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूँगा। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आज रेफ्रिजरेंट्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बीच में कमेंट बॉक्स में आप लिखकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज मैं भी आपसे कुछ ऐसे में पूछूंगा जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उसका रिप्लाई करें। रेफ्रिजरेंट के चैप्टर को हमने इस तरह से पढ़ेंगे। पहले रेफ्रिजरेंट, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का नामांकन, रेफ्रिजरेंट के आवश्यक गुणधर्म। इसमें डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेशन में हम इसका सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रेफ्रिजरेंट से। रेफ्रिजरेंट एक ऐसा कार्यकारी पदार्थ है, फ्लूइड है, जो वाष्पन के दौरान कम ताप तथा कम दाब वाले क्षेत्र में ऊष्मा को अवशोषित करता है तथा अवशोषित ऊष्मा को संघनन के दौरान उच्च ताप तथा दाब वाले क्षेत्र में परिवेश में भेज देता है। हम इवेपोरेटर से हीट रेफ्रिजरेंट लेगा, उसको हीट को कंडेंसर में जाके रिजेक्ट करता है, तो ये रेफ्रिजरेंट का कार्य होता है। रेफ्रिजरेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेफ्रिजरेंट इज सेम एज ब्लड इन आवर बॉडी। इफ नो फ्लो ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी देन देयर इज नो लाइफ इन आवर बॉडी। मीन्स जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, उसी तरह से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड ना हो तो बॉडी हमारी कुछ काम नहीं कर सकती। इसी तरह से रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में अगर रेफ्रिजरेंट नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, रेफ्रिजरेशन सिस्टम विल डेड। तो रेफ्रिजरेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हम रेफ्रिजरेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट और एज ए इंजीनियर रेफ्रिजरेंट के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, यहाँ से हमने डेफिनेशन देख लिया रेफ्रिजरेंट की। रेफ्रिजरेंट का उत्पाद करने से पहले उत्पाद करने वाली पहली इंडस्ट्री थी डू पॉइंट का रेफ्रिजरेंट को बेचने के लिए ट्रेडमार्क था फ्रेओन, जिसको एफ से नाम दिया था, इसलिए हम सभी रेफ्रिजरेंट को फ्रेओन के नाम से भी कह देते हैं। और इंडिया में जब रेफ्रिजरेंट आया तो इंडिया में प्रथम इंडस्ट्री थी मफतलाल ग्रुप, उसका ट्रेडमार्क था मैफ्रोन, इसलिए इसको एम से डिनोट करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का क्लासिफिकेशन दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, नंबर 2 आता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में यह वह पदार्थ होते हैं जो रेफ्रिजरेशन चक्र में सीधे रूप से भाग लेते हैं, जो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में डायरेक्टली पार्ट लेंगे, वो होंगे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। जैसे इनके नाम होते हैं R11, R12, R22, R134 एंड मैनी मोर, बहुत सारे होते हैं। प्राथमिक रेफ्रिजरेंट को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हेलोकार्बन रेफ्रिजरेंट, एजियोट्रोप रेफ्रिजरेंट, जियोट्रोप रेफ्रिजरेंट, अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। इनका हम नंबर से इनको स्टडी करेंगे। अब आता है द्वितीयक रेफ्रिजरेंट या सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। द्वितीयक रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं? यह वह रेफ्रिजरेंट होते हैं जिन्हें पहले प्राथमिक रेफ्रिजरेंट द्वारा ठंडा किया जाता है, फिर इसे शीतलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसे? द्वितीयक रेफ्रिजरेंट को शीतलन करने के लिए, ठंडा करने के लिए पुनः प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल होते हैं जैसे वाटर और ब्राइन।
यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो कि कूलिंग टावर है। इस तरह से एक कूलिंग टावर ये भी सभी बच्चों ने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी फर्म में, कंपनीज में इस तरह कूलिंग टावर लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें पानी ऊपर से गिरता रहता है, जो रेफ्रिजरेंट से हीट लेकर आते हैं उसको यहाँ पर द्वितीयक रेफ्रिजरेंट मीन्स वाटर हीट को एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देते हैं। ब्लॉक डायग्राम देखते हैं इसका। ब्लॉक डायग्राम में ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट हीट लेकर चलते हैं। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट हीट लेकर चले, कंडेंसर में कंडेंस हुआ, कंप्रेसर में कंप्रेस हुआ, कंडेंसर में उसका संघनन हुआ, एक्सपेंशन वाल्व में उसका प्रसार किया और पुनः इस साइकिल में रोटेट कर देते हैं। यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट द्वितीयक रेफ्रिजरेंट होते हैं, एसी में रूम्स के अंदर कूलिंग करनी होती है, चिल वाटर रूम से हीट लेकर आएंगे, इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट को वो हीट सप्लाई कर देते हैं। फिर वो इवेपोरेटर उस हीट को लेकर चला, उसे कंप्रेस किया, कंडेंसर में कंडेंसेशन हुआ। जब कंडेंसर में कंडेंसेशन होता है तब वाटर फिर से इस हीट एक्सचेंजर के कांटेक्ट में आएगा। वाटर ने वो हीट यहाँ से लेने के बाद में कूलिंग टावर में गए। कूलिंग टावर में ऊपर से पानी नीचे गिरता रहता है और हीट एक्सचेंज हुई, एटमॉस्फेयर में हीट एक्सचेंज हुई। वही पानी ठंडा होकर फिर से आगे बढ़ा, हीट एक्सचेंजर में कंडेंसर में पानी ठंडा होकर गया और फिर से नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो गया। इस तरह से एक साइकिल बनेगी। तो हमने देख लिया यहाँ पर चिल्ड वाटर के लिए और कोल्ड वाटर के लिए। तो ये होता है द्वितीयक रेफ्रिजरेंट का कार्य। अब यहां पर पहला होता है हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट, या कंपाउंड है हेलो कार्बन्स के। देखते हैं इसे, यह हेलोजनेटेड सैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं। हेलोजेनेटेड मीन्स जो कि केमिस्ट्री में एक टेबल पढ़ी होगी, पीरियोडिक टेबल, उसमें एक होता है ग्रुप हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक और होता है वैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, इसमें क्लोरीन और फ्रोमीन मुख्य रूप से यूज होंगे, ब्रोमीन बहुत कम या रेयरली यूज होगा और आयोडीन कभी भी यूज नहीं होता है। आयोडीन नेवर यूज्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कैसे कैसे इसको नॉमेनक्लेचर किसका होता है, नामांकन कैसे कैसे होता है। एशरे ने रेफ्रिजरेंट की नाम पद्धति का सुझाव दिया। एशरे क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि एशरे की क्या फुल फॉर्म होती है, क्या इसके कार्य होते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताइए। इस नाम पद्धति में रेफ्रिजरेंट को आर M-1 N+1 P, R M-1 N+1 और P के रूप में निरूपित किया जाता है। R क्या है यहाँ पर, R है रेफ्रिजरेंट, M नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, N नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, P नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, Q नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। इस तरह से लिखते हैं इसे CM HN FP ClQ, CM HN FP ClQ। एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये याद करना है, 2m+2 = n + p + q। ये m ये वाला 2m+2 = n + p + q। आइए देखते हैं कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तीन फॉर्मूले देखे थे हमने,
CmHnFpClQ, Rm-1 n+1 P, थर्ड 2m+2 इज इक्वल टू n+p+q। पहले देखते हैं, जैसे हमारा कोई रेफ्रिजरेंट है R11 को 3 डिजिट में लिख लेंगे R011, क्यों? क्योंकि यहाँ पर Rm-1 n+1 और P दिया हुआ है। Rm-1 n+1 और P दोनों को कंपेरिजन कीजिए। m-1 इज इक्वल टू 0, m होगा यहाँ से 1, n+1 इज इक्वल टू 1, n होगा 0, P कितना है? P होगा 1। इस m, n और P का मान इक्वेशन में रखने पर, इस वाली इक्वेशन में हम इसका मान रख देंगे। 2m+2 इज इक्वल टू n+p+q में रखेंगे। तो यहाँ से रखने के बाद q की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली, q इज इक्वल टू 3। हमारे पास सब आ गए हैं m, n, p और q। m, n, p और q का मान CmHnFpClQ में रखने पर, तो यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर C1H0F1Cl3, ये हो जाएगा CFCl3। नाम होगा इसका, क्लोरीन के 3 एटम है तो ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। इस तरह से इसका नामांकरण हो जाता है। दोस्तों, इसी में मैंने ये लेक्चर लिया है, वो कई बुक्स में से लिया है। NPTEL में प्रोफेसर है IIT रुड़की के, उनके द्वारा देखा गया है, इसलिए इसमें सभी मान सही हैं। किसी और बुक में यहाँ पे ABC लिखा होगा, C फॉर कार्बन होता है, इसलिए मैंने ABC नहीं लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं दूसरी तरह से। फॉर्मूले तीनों थे CmHnFpClQ, Rm-1 n+1 P, 2m+2 इज इक्वल टू n+p+q। अब देखते हैं हम R134A का, R134 का R क्या नाम होगा इसका? R134 का Rm-1 n+1 P, दोनों को कंपैरिजन कीजिए। n-1 इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 होगा, p की वैल्यू 4 हो जाएगी, p इज इक्वल टू 4। n, m और p का मान 2m+2 इज इक्वल टू n+p+q में रखने पर, तो q कितना आ गया यहाँ से? q इज इक्वल टू 0। m, n, p, q का मान CmHnPqClFpClQ में रखने पर, तो फॉर्मूला बनता है इसका C2H2F4। C2H2F4Cl के कितने एटम होंगे इसमें? 0। तो यहाँ से बन गया फॉर्मूला C2H2F4। इसका नाम होता है टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन C2H2F4। केमिकली इसको रेफ्रिजरेंट के रूप में लिखेंगे R134A। ए हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक आइसोबार है। केमिकल फॉर्मूला इसका सेम रहेगा, बट ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। मेंस इसके जो एटम्स हैं वो इधर से दूसरी तरफ ले जाते हैं, मॉलिक्यूल इसके डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसे तीनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए आपको, बार बार मैं बता रहा हूं। CmHnFpClQ, Rm-1 n+1 P, और ये 2m+2 इज इक्वल टू n+p+q, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। इसको लेते हैं हम एग्जाम्पल के रूप में, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। जब हमने F2 लिया, CHCF2CHF2Cl या फिर CHClF2, क्लोरीन और फ्लोरीन के एटम इधर उधर करने पर नाम इनके सेम रहेंगे। मोनोक्लोरो यहाँ आ जाएगा, तो डाइफ्लोरो मोनोक्लोरो मीथेन। कंपेयर कीजिए इस कोई एक भी उठाकर, किससे? CmHnFpClQ से। तो M, C के एटम्स हैं 1, M इज इक्वल्स टू 1, N इज इक्वल्स टू 1, P इज इक्वल्स टू
2, Q इज इक्वल्स टू 1। सेटिस्फाई कर लेंगे, इस इक्वेशन को देख लेंगे, 2m प्लस 2 इज इक्वल्स टू n प्लस p प्लस q, 2 इज इक्वल्स टू 2 है तो ये सेटिस्फाई करते हैं। वैल्यू रखने पर किसमें, r m माइनस 1 n प्लस 1 p में r m माइनस 1 कितना होगा 0, n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, p इज इक्वल्स टू 2, तो ये है R22। इस तरह से ये रेफ्रिजरेंट बनेगा। नाउ आपको कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन बताना है मुझे, इसका क्या नाम होता है, R152 का क्या नाम होगा। इसके बाद एक रेफ्रिजरेंट आते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट, एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक रेफ्रिजरेंट के स्थिर मिश्रण को एजियोट्रॉप कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक रेफ्रिजरेंट के मिश्रण को मिला लेंगे और वो सॉल्यूशन उसका स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, अलग अलग ना हो, तो उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। इसे आसवन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। आसवन विधि मतलब डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता है, तो वो एजियोट्रॉप्स होते हैं। यह मिश्रण प्योर सब्सटेंस की तरह कार्य करते हैं। नॉमेनक्लेचर कैसे होता है इसका, इसकी एजियोट्रॉप्स की सीरीज 500 से स्टार्ट होगी। एजियोट्रॉप की सीरीज 500 से स्टार्ट होती है, जैसे R501, R502, R503, R504, इस तरह से इसकी सीरीज स्टार्ट होती है। इसमें R500 में 500 में क्या क्या होता है, R12 और R152 का मिश्रण होता है, R502, R22 और R115 का मिश्रण होता है, R503, R23 एंड R13 का मिक्सचर होता है, R504, R32 एंड R115 का मिश्रण होता है। अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग इनके मिश्रण बनाए जा सकते हैं। तो ये होते हैं एजियोट्रॉप्स। अब देखते हैं जियोट्रॉप्स क्या होते हैं। जियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट, इसमें द्रव अवस्था की कंपोजिशन वाष्प अवस्था की कंपोजिशन से अलग हो जाती है। मीन्स जो लिक्विड में है, जो द्रव अवस्था में है उसकी कंपोजिशन अलग होगी, जो वाष्प अवस्था में है उसकी कंपोजिशन अलग हो सकती है। इसकी सीरीज होती है 400 से स्टार्ट, जैसे R404, R25, R143A, R134A, इनका मिश्रण होता है। 44% 125, 52% 143, 4% 134A। इसी तरह से हमने देखा एक रेफ्रिजरेंट है R407, 40, इसमें देखिए 407A, 407B, 407C, 407D, 407E। इसमें आप देखोगे सभी में R32 है, R32 है, R32, 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 सभी में R32 है। R125 है, सभी में R125 है। R134A है, सभी में R134 है। परंतु सभी की परसेंटेज अलग अलग हिसाब से लेकर चलेंगे। R32 20%, 125 40%, 134A 40%। यहाँ पर 10, 70, 20, 23, 25, 52, 15, 15, 70, 25, 15, 16, ये सभी अलग अलग तरह से रिसर्च की गई है सभी पर, परंतु सभी की प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ बदल जाएंगी। इस ग्रुप में जो सबसे अच्छा रेफ्रिजरेंट है, जो अच्छा स्टेबल हो, जो अच्छा बिहेव करेगा, तो वो होगा R407C। अन्यथा सबकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ ऐसी होंगी जिसको हम यूज ना कर सकें। तो दोस्तों आपने देखा 407 के हमने यहाँ पर 5 जियोट्रॉप्स लिए हैं, इससे अलावा भी और ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर A, B, C, D, E लगाते हैं। ये केवल इनके आइसोबार्स हैं।
अब देखते हैं अकार्बनिक इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। आजकल नेचुरल रेफ्रिजरेंट या इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट काफ़ी प्रचलन में है। धीरे धीरे साइंटिस्ट इस पर कार्य कर रहे हैं जिससे कि ये यूज़ में रहे। तो क्या होते हैं ये अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट की सीरीज को 7 से और उसके बाद आणविक भार मॉलिक्यूलर वेट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 का आणविक भार क्या होगा? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो 14 + 3 17, तो R717। ऐसे ही CO2 का 44, तो R744। H2O का 18, R718। ये होते हैं। और ऐसे ही आप एयर भी ले सकते हैं, हीलियम, जो भी नेचुरल हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। 7 लगाइए, उसके बाद में उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख दीजिए, तो उसका यहाँ पर नोमेनक्लेचर हो सकता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। हाइड्रोकार्बन, इस ग्रुप के सभी रेफ्रिजरेंट हाइड्रोजन व कार्बन के यौगिक होते हैं। जैसे ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, इस तरह के जितने भी होंगे वो हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होंगे। थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक ये आती है क्योंकि ये थोड़े से फ्लेमेबल होते हैं। जैसे मेथेन फ्लेमेबल, इथेन, प्रोपेन सभी फ्लेमेबल हैं, तो इसमें थोड़ी सी ड्रॉबैक्स आती रहती हैं। अब देखते हैं रेफ्रिजरेंट के आवश्यक गुण धर्म, डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट। सबसे पहले ऊष्मागतिकी के आधार पर क्या क्या होता है, इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी देखते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट, वातावरणीय दाब पर इसका तापमान कैसा होना चाहिए, उबालक ताप कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव ताप भी कम होना चाहिए। मतलब इसका बॉइलिंग टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर दोनों ही कम होने चाहिए। थर्ड है वाष्पन तथा संघनन दाब, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रेशर। वाष्पन तथा संघनन दाब सदैव वातावरणीय दाब से अधिक होना चाहिए, मतलब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। सीओपी, सबको पता है सीओपी सदैव अधिक होनी चाहिए। आवश्यक शक्ति, जो पावर रिक्वायर्ड होती है, पावर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होनी चाहिए। विशिष्ट आयतन का मान कम होना चाहिए। ऐसे ही रासायनिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। फ्लेमेबिलिटी इसकी, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, अगर ज्वलनशील होगा तो नुकसान हो सकता है, फ्लेम लग सकती है, आग लग सकती है। टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए। परंतु अमोनिया एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो कि टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। आपने न्यूज़पेपर में ही पढ़ा होगा कि किसी कोल्ड स्टोरेज में गैस लीक होने से नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, तो वो अमोनिया की वजह से होता है। अमोनिया जहरीला होता है। परंतु अमोनिया एक अच्छा रेफ्रिजरेंट है, जहाँ पर भी लोगों का कम आना जाना हो तो वहाँ पर अमोनिया का यूज़ कर सकते हैं। परंतु घर में हम अमोनिया का कभी यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है जल में विलयता, जल में विलय नहीं होना चाहिए। जल में विलय होगा तो कोरोजन वगैरह आ सकता है। तेल में विलय नहीं होना चाहिए। धातु से क्रियाशील नहीं होना चाहिए। जैसे अमोनिया कॉपर से क्रियाशील होता है, अगर जहाँ पर कॉपर की ट्यूब्स होंगी तो वहाँ पर अमोनिया यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अमोनिया और कॉपर रिएक्शन करते हैं। उच्च ताप पर रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए।
अब आते हैं इसके भौतिक गुण। निष्क्रियता, अन्य धातु के साथ निष्क्रिय नहीं होनी चाहिए। ऊष्मा चालकता रेफ्रिजरेंट की अधिक होनी चाहिए। संक्षारण रोधी होना चाहिए, कोरोजन या जंग रोधी संक्षारण ना हो पाए। श्यानता कम होनी चाहिए। उपलब्धता, बाजार में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दर, कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है ओजोन परत को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जो हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं प्राय देखा गया है ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं, तो इसलिए ये ओजोन परत को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे हमारा रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन होता है, रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन एक ऐसा एटम आता है जो कि ओजोन लेयर को हानि पहुंचाता है, इसलिए रेफ्रिजरेंट से क्लोरीन को हटा देना चाहिए और ऐसा रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करना चाहिए जिसमें क्लोरीन ना हो। जैसे R134A एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जिसमें क्लोरीन नहीं होता है, इसलिए हम अधिकतर यूज़ R134A का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन एटम नहीं होता है। आप अपने रेफ्रिजरेटर पर लिखा होगा, देख सकते हो कि उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट का प्रयोग होता है। तो ये थे हमारे रेफ्रिजरेंट। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।